नमस्कार, मेरा नाम है आदि और आप देख रहे हैं आदि एक्सप्लेन्स। इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंटल राइट्स हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक देखते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 21A तक हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग आगे की वार्ता करेंगे। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये राइट जो है ये अरेस्ट से और डिटेंशन से बचाता है। इसका दो पार्ट है, द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर कुछ कांड करने से पहले ही उसको पकड़ लिया जाता है और इसको जो व्यक्ति को ये डिटेन करता है उसको डिटेन्यू कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे नियम कानून निकले कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में बस आप 3 महीना रख सकते हैं किसी को बिना ट्रायल किए। उसके बाद आप इसको 6 महीना एक्सटेंड कर सकते हैं, पर उसके लिए एक सेटअप बोर्ड, एक कमेटी बैठाना पड़ेगा और कमेटी फिर अगर फैसला सुनाएगी तो आप 6 महीने तक ले जा सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसमें हम लोग है राइट्स कंफर्ट। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आपको क्यों अरेस्ट करा गया है इसके लिए ये आपको बताएगा कि आपको क्यों अरेस्ट करा गया है। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। आपको एक वकील भी देगा, ठीक है, वकील आप ले सकते हैं। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट। आपको अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रोड्यूस करना होगा, ये आपका अधिकार है। एंड राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। और या फिर मजिस्ट्रेट अगर अथॉरिटी नहीं देता है तो आपको 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो था उसमें था हम लोग को प्रिवेंटिव डिटेंशन। उसमें भी आपको किस आधार पे आपको डिटेन किया जा रहा है उसका बताएगा ग्राउंड। आपको ये नहीं बता सकता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के हित में ना हो, एक्सेप्शन है। राइट टू बी मेड रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। आप रिप्रेजेंटेशन आप अपना आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर कि ये गलत तरीके से हमको डिटेन करा गया है। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 3 मंथ्स। 3 महीना के बाद आपको रिलीज कर दिया जाएगा, जो मैंने यहाँ बताया था, अनलेस रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड सजेस्ट अदरवाइज। अगर रिपोर्ट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड बोल देता है तो फिर आप उसको मैक्सिमम 6 महीने तक रख सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ राइट्स। राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस। मतलब आपको सिटीजन्स के लिए राइट है और फॉरेनर्स के भी राइट है, लेकिन एनिमी एलियन के लिए नहीं है। एनिमी एलियन क्या होता है? जिससे जिस कंट्री से आप वॉर में संलग्न है अभी, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान अभी हमारे एनिमी एलियन नहीं है, लेकिन अगर कल दिन चाइना और उससे वॉर होता है तो फिर वो फिर एनिमी एलियन की कैटेगरी में आएगा। नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अगर यूएपीए लग जाता है या फिर कोई भी और डिटेंशन लॉ तो उसके बिहाफ में आपके ऊपर कुछ नहीं करा सकता है, उस समय एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ राइट्स available both to citizen as well as aliens. Constitutional division of legislative powers with respect to preventive detention. Exclusive authority of parliament. पार्लियामेंट क्या लॉ बना तो पार्लियामेंट जानेगा यूएपीए को लेके, सॉरी प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इन तीनों के ऊपर बनाता है। और स्टेट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विस ऑफ एसेंशियल ऑफ कमोडिटी एक्ट्स, वो 1955 एक एक्ट है, उसके लिए स्टेट का लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन डिफेंस के मामले में या फिर फॉरेन अफेयर्स के मामले में या भारत की सिक्योरिटी के बारे में केवल और केवल पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये दूसरा सेक्शन आ जाता है। ये आर्टिकल 23 और 24 को कवर करता है। इसमें दो आर्टिकल है। जो आर्टिकल 23 है ये प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक। आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर्स। मतलब आप तस्करी नहीं कर सकते, मानव तस्करी नहीं कर सकते और किसी से फोर्स लेबर जबरदस्ती फोर्स करके आप काम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग्स। बेगार मतलब फ्री में काम कराना, मतलब काम करो पैसा नहीं दो, या फिर उसी तरीके का कोई भी फोर्स लेबर, जबरदस्ती लेबर करवाना है, ये आप नहीं करवा सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी, ये सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों पर लागू होंगे। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट, कोई स्टेट भी आपको नहीं करा सकता फ्री में काम, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं करा सकते। इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि स्टेट इंडिविजुअल नहीं, स्टेट इंपोज कर सकता हो कंपलसरी सर्विसेज, जैसे कि आपको मिलिट्री में कुछ 1 साल सर्विस देना जरूरी है या फिर सोशल सर्विस में आपको जाना पड़ेगा, इस तरीके का कुछ कुछ लेजिस्लेशन ला सकता है। कुछ कुछ एक्ट्स बने हुए हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर है, जैसे द इमोटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000।
अब जो 24 आर्टिकल है ये है एम्प्लॉयमेंट ऑफ 24 जो है, दिस इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, मतलब बच्चों को, और यहाँ पे ये थोड़ा सा वुमेन सेंट्रिक भी ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब बच्चों को फैक्ट्री में नहीं आप काम करवा सकते हैं, इसके खिलाफ जो है 14 साल की उम्र के नीचे के बच्चों को आप नहीं करा सकते कोई भी फैक्ट्री में, चाहे हडाजस हो चाहे नहीं हो। एनी हजार एम्प्लॉयमेंट किसी में नहीं करा सकते एप्लीकेशन ऑल चिल्ड्रंस रिगार्डलेस ऑफ सिटीजनशिप स्टेटस, मतलब किसी भी भारत पूरा दुनिया के कोई भी बच्चा को आप नहीं करा सकते काम। नो प्रोहिबिशन फॉर वर्क हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि आप उसको हार्मलेस जो काम हार्मलेस ना मतलब हार्मलेस हो जिसमें नुकसान ना हो, आप उसमें उसको संलग्न कर सकते, जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प में आप अपना घर या कुछ बिजनेस में या फैमिली बिजनेस में, लेकिन स्कूल आवर्स के बाद, स्कूल से आने के बाद वो थोड़ा बड़ा इन्वॉल्व हो सकता है। लेजिस्लेशन में इसके लिए लेजिस्लेशन बने हुए एक्ट चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसको CLPR कहते हैं 1986 का। फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट रेगुलेशन एक्ट 2016, इसी को अमेंड करा गया था। फिर है 1986 अमेंड करा गया लॉ, फिर प्रोहिबिट 14 साल के बच्चों को इन ऑल ऑक्यूपेशंस। ठीक है, और एक है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एडोलेसेंट। एडोलेसेंट क्या होता है, 14 से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हजार्डस ऑक्यूपेशन जैसे कि क्रैकर्स फैक्ट्री में या फिर कुछ और फैक्ट्री में काम नहीं मिलेगा, नहीं करने दिया जाएगा। राइट टू फ्रीडम जो है ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है। ठीक है, इसमें हम लोग पहले देखेंगे कंसाइंस, मैनेज, टैक्स, इंस्ट्रक्शन। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोफेगेशन ऑफ एनी रिलीजन, मतलब कि इंडिविजुअल फ्री है कोई भी कंसाइंस चूज करने के लिए। अब वो चाहे तो भगवान में मान सकता है, चाहे भगवान में नहीं मान सकता है, वो कोई भी भगवान को मान सकता है, कोई भी रिलीजन को वो प्रोफेस कर सकता है, वो किसी को भी बता सकता है इस बारे में कि ऐसा ऐसा होता है। राइट टू प्रैक्टिस, आप उसको अपने ऊपर जो पूजा होता है, वर्शिप होता है, रिचुअल्स होता है, सेरेमनीज, आप वो कर सकते हैं, आप उसको फैला सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। पर ये सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों पे एप्लीकेबल है, लेकिन नो फोर्सफुल कन्वर्जन आप यहाँ नहीं कर सकते। इसमें एक्सेप्शन है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना होगा, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस, मतलब आप कोई ऐसा रिचुअल नहीं कर सकते जो हेल्थ पे अफेक्ट करे। और इसमें स्टेट क्या है, स्टेट रेगुलेट कर सकता है या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस। Provide social welfare and reform through open Hindu religious institutions of a public character to all classes, sections and Hindus, Sikhs, Jain, Buddhists। मतलब स्टेट परमिट, स्टेट एक वॉचफुल एम्बीवैलेंस रखता है, मतलब स्टेट इंटरफेयर नहीं करता, नॉन इंटरफेरेंस का पॉलिसी करता है, लेकिन अगर वो इंटरफेयर करना चाहे तो सबको बराबर इंटरफेयर कर सकता है। जैसे कि प्रसादम स्कीम जो चलाता है कि आप चारों धाम का यात्रा कर सकते हैं, फिर हज स्कीम भी चलाता है मुस्लिम्स के लिए, उसी तरीके से और भी स्कीम सरकार चला सकते हैं। जो 26वां आर्टिकल है दैट इज एंटायर रिलीजियस डिनोमिनेशन। 26 आर्टिकल जो है वो है अबाउट फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हम लोग रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं। राइट टू स्टैब्लिश, हम कुछ राइट टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन, हम लोग रिलीजन के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश कर सकते हैं चैरिटेबल पर्पस के लिए। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स मैटर्स ऑफ रिलीजन, हम लोग रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इनर अफेयर को खुद मैनेज कर सकते हैं या फिर ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे वक्फ बोर्ड करता है उसी तरीके से और भी हम लोग प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं इन द नेम ऑफ दैट रिलीजन या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन बनता है। राइट टू एडमिनिस्ट्रेटर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स टू लॉ, लॉ के तहत उसको लेना पड़ेगा जो भी है। इसके में भी 3 एक्सेप्शन है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 27 बात करता है फ्रीडम ऑफ फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजन, मतलब कि अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो फिर वो कोई भी पर्सन है shall be no person shall be compelled to pay any taxes for promotion and maintenance of any particular religion, मतलब धर्म को प्रचार प्रसार के लिए या फिर रिलीजियस डोमिनेशन और कोई भी प्रचार प्रसार के लिए कोई भी आदमी को जबरदस्ती कंपेल नहीं कर सकती आप कि आप टैक्स दो ही दो। ठीक है,
द टैक्सेस कैन बी यूज फॉर प्रमोशन मेंटेनेंस फॉर ऑल रिलीजन, नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। या फिर सरकार कोई टैक्स नहीं ले सकती रिलीजन के नाम पे, और या तो सरकार, लेकिन हाँ सरकार खर्च कर सकती है मेंटेनेंस में और प्रमोशन में, सरकार टैक्स कर सकती है लेकिन प्रोपेगेशन में नहीं। लेकिन एक एक रिलीजन को लेकर नहीं, सबको फिर बराबर मौका देना होगा, ठीक है। 28वां जो है वो है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, मतलब जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें तीन टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एक जो सरकार के द्वारा पूरा मेंटेन कराया जाता है, वहाँ पे कम्प्लीटली प्रोहिबिट है, वहाँ भी आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। जैसे कि आप सरकारी स्कूल में नमाज पढ़ा सकते हैं, ना ही प्रेयर करा सकते हैं, हिंदू प्रेयर, या फिर क्रिश्चियन कुछ भी नहीं करा सकते हैं वहाँ पे, वो एक सेक्युलर चलेगा। लेकिन अगर पार्शियली फंडेड है, स्टैब्लिश्ड बाय एन एंडोमेंट और ट्रस्ट, तब यहाँ पे परमिट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइवेटली इंस्टॉल्ड है। इंस्टीट्यूशन अगर स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है तो वहाँ पे आप करा सकते हैं, लेकिन कंसेंट चाहिए, कि आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं, अगर वो बच्चा चाहे तो ही करेगा। इंस्टीट्यूशन रिसीव्ड एड फ्रॉम इट्स, अगर सरकार से आपको मदद मिल रही है तो भी आप उनसे पूछ के, अगर उसको करने का मन होगा वो करेगा, नहीं करने का वो नहीं करेगा। सर अगर प्राइवेट है या ट्रस्ट के द्वारा, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है इन सरकारी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर है कल्चरल राइट्स, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब 29 क्या कहता है कि जो माइनॉरिटीज वो लोग अपना इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। इंटरेस्ट मतलब कि उसमें कोई भी इंटरेस्ट, जैसे कि उसका कल्चर हुआ, लैंग्वेज हुआ, उस तरीके से। आर्टिकल 30 जो है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये देता है कि आप कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जिसमें आपका जो कल्चर है, जो हेरिटेज, उसको आप बचा सकते हैं और उसके अफेयर्स आप खुद मेंटेन करें। उसी में थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। आर्टिकल 29(1) ये कहता है रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रिजर्व, कल्चर बचा सकता है, लैंग्वेज बचा सकता है, स्क्रिप्ट बचा सकता है। और स्टेट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन वाइल ग्रांटिंग एक्सेस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप सिख को दो दोगे और पारसीज को एक ही दोगे, आपको सबको बराबर देना पड़ेगा, ठीक है, सरकार। और माइनॉरिटीज़ क्या होता है, दो तरीके के माइनॉरिटीज़ होते हैं, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़। रिलीजियस माइनॉरिटी में आ जाएंगे जैसे कि मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, जोरास्ट्रियंस, इस तरीके से। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में जैसे आ जाते हैं, जैसे कि पारसीज भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में है, पंजाबी भी, आई थिंक सिख्स भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब जो भाषा के तौर पर कम है। Scope of article is told, scope of this article is available to all section including majority। 32 देखेंगे, आर्टिकल 32 क्या है, ये इसको कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये आप नहीं हटा सकते कोई भी अमेंडमेंट से। दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी के थ्रू आपको स्टेट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बचा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। रिट्स भी 5 तरीके होते हैं। अगर हेवियस कॉर्पस, अगर ज़बरदस्ती आपको कोई डिटेन कर लेता है या फिर आपको इलीगली अरेस्ट कर सकता है, तो आप जाके हेवियस कॉर्पस रिट लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा, टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा उसको। मैंडेमस जो होता है, ये सरकार जनरली एग्जीक्यूटिव्स के लिए अप्लाई करी जाती है, जो सरकारी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कि वो लोग काम अच्छे से नहीं कर रहे, तो सरकार ये कोर्ट्स कहते हैं वी कमांड यू टू परफॉर्म दैट स्पेसिफिक ड्यूटी। ये एक पर्सन पे भी लागू हो सकता है, कॉरपोरेशन, लोअर कोर्ट, पब्लिक अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, किसी पे भी लागू कर सकते हैं। प्रोहिबिशन जो होता है, प्रोहिबिशन जो है, प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड। ये क्या करता है, हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को टू प्रिवेंट द लेटर एक्सीडिंग्स ऑफ द जुरिडिक्शन। मतलब कि कोई भी अगर केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चाहेंगे तो उस केस को तुरंत उस समय रुकवा सकते हैं और वो उस केस को फिर वो अपने ऊपर ले लेंगे, अपने में ले लेंगे, प्रोहिबिट कर देंगे, केस को रुकवा देंगे उस समय के लिए। सर्श्योररी,
टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। कब? जब कोई भी एक ट्रांसफर्ड केस है या फिर कोई एक केस है जो हो चुका है, जिसका डिसीजन उसको स्क्वैश कर सकता है उसका ऑर्डर को, या फिर केस अगर पेंडिंग में है तो वो केस को अपने अंदर ले सकता है। को वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, ये कोर्ट इशू करता है claim of public under public office, hence it prevents illegal separation of public office by person। मतलब ये एक्चुअली होता है, ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है कि आप किस अथॉरिटी से ये चीज कर रहे हो, मतलब आपके पास क्या अथॉरिटी कि आप ये काम करोगे। तो ये था रिट्स। सम ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 32 और इन्फर्ड आर्टिकल फ्रॉम 32 क्या है। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? डिफेंडर एंड guarantor of fundamental rights of the citizen। The power of Supreme Court is original, wide and non-exclusive। मतलब कि ओरिजिनल तो है कि हाँ आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, वाइड है और लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब कि हाई कोर्ट भी ये काम कर सकता है, हाई कोर्ट भी रिट बना सकता है। और कहा जाए तो हाई कोर्ट के पास ब्रॉडर ब्रॉडर या कह ले वाइडर रिट का जुरिस्डिक्शन है। मतलब वो बहुत सारे केसेस में भी जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही केवल आर्टिकल 32 इन्वोक कर सकता है। देखिए अब यही चीज़ है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स में इन्वोक कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है फॉर एनी पर्पस। कोई लीगल मैटर, नॉर्मल लीगल मैटर में सुप्रीम कोर्ट पहले ही रिट इशू करेगा नहीं, उसमें आपको या तो लोअर कोर्ट जाना पड़ेगा या तो हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का पूरे भारत में है। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वो स्टेट के लिए है। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ओनली इफ एक्शन अराइजेस विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। आउटसाइड इफ केसेस ऑफ एक्शन अराइजेस विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन, मतलब कि उसके अगर कोई भी केस होता है इस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, अब वो लेकिन वो आदमी बाहर का है तो भी केस यहीं पे चलेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन होता है। फिर एक्सरसाइज ऑफ रिट पावर मैंडेटरी, कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज, डायरेक्शनरी मे रिफ्यूज। सुप्रीम कोर्ट का रिट को आप मना नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट का डिस्क्रिशनरी होता है। आर्टिकल 33 जो है, इट empowers parliament to restrict or abrogate fundamental rights for member of armed forces, paramilitary forces, police forces and intelligence agencies and analogous forces। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप एक्ट बनाइए जैसे ऑफिसर सिक्योरिटी एक्ट, और आप फंडामेंटल राइट्स को रोक सकते हैं। किसके लिए? आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालॉगस फोर्सेस, इन सभी के लिए। आर्टिकल 34 क्या कहता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाइल इन मार्शल लॉ। अगर उस एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आपका फंडामेंटल राइट्स को रोका जा सकता है। लेकिन दोनों में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कोई छू नहीं सकता है। ठीक है, इनएलियनेबल राइट्स है। उसी तरीके से आर्टिकल 35 जो है, आर्टिकल 35 ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स। केवल पार्लियामेंट ये कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है। जैसे कि प्रिस्क्राइब रेसिडेंस कंडीशंस, कंडीशंस जो है रेसिडेंस का वो भी सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, बस सॉरी पार्लियामेंट कर सकता है, बना सकता है। प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का जो ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट होता है उसके लिए जो पनिशमेंट है वो भी केवल आपका